आज हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स। इंट्रोडक्शन करेंगे, इसका मीनिंग करेंगे, फंक्शन करेंगे, इम्पॉर्टेंस करेंगे कि ये स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए हमें ये चाहिए। तो सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में स्टैटिस्टिक्स इज़ अ न्यूमेरिकल डाटा रिलेटेड टू फैक्ट्स। ये कोई भी न्यूमेरिकल डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा जो कंपेरेबल हो, उसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले क्वांटिटेटिव डाटा से रिलेटेड होता है, ठीक है, क्वालिटेटिव डाटा से रिलेटेड नहीं होता। अब इसकी एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बॉले, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट। स्टैटिस्टिक्स एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स हैं फैक्ट्स की, मतलब सच्चाई की, इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी, मतलब किसी भी टॉपिक पे डाटा हो सकता है। इन रिलेशन टू ईच अदर, इन रिलेशन टू ईच अदर का मतलब है स्टैटिस्टिक्स हमेशा किसी के रिलेशन में पढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके मार्क्स आए 100 में से 70, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। आपके फ्रेंड के मार्क्स आए 100 में से 80 और आपके 70 आए, ये स्टैटिस्टिक्स है। कंपेयर करना स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। एक इंसान को आइसोलेशन में नंबर दे दिए, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अब मैं आगे चलता हूँ। सो वी कैन कंक्लूड दैट इट इज़ a quantitative or numerical data related to factual information which can be further used for research and inferences। मतलब ये एक ऐसा न्यूमेरिकल डाटा है जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बताता है और जिसको आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से कंपेयर कर सकते हो, और ये रिसर्च और इन्फ्रेंसेस के लिए यूज़ होता है। इन्फ्रेंसेस अनुमान लगाना, रिसर्च करना कि आने वाले टाइम पे क्या होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और स्टैटिस्टिक्स को दो तरीके से डिस्कस करते हैं, स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन एंड स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन। तो एज अ प्लूरल नाउन इट मीन्स इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल और नंबर्स और न्यूमेरिकल डाटा। तो अगर आपको सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी गई है तो उसे कहते हैं प्लूरल नाउन। ये बात आपको याद रखनी है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। और स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन क्या होता है? इट रेफर्स टू टेक्निक्स और मेथड्स रिलेटिंग टू कलेक्शन ऑफ डाटा, कि डाटा कलेक्ट कैसे होता है, डाटा क्लासीफाई कैसे होता है। क्लासीफाई मतलब डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करना डाटा को। प्रेजेंटेशन, टेबल डायग्राम वगैरह कैसे बनते हैं। एनालिसिस मतलब मीन मीडियन मोड कैसे निकलता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि हम डाटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे क्या होगा। ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा मतलब ये सारी टेक्निक्स जिससे हम डाटा को इकट्ठा करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, उसका एनालिसिस करके इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। ये सारा का सारा जो टेक्निक्स हैं उसे स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन कहा जाता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब आ जाता है फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जब भी आपको फीचर्स का क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, जो मैंने पीछे मीनिंग और डेफिनेशन लिखी है वो ऐड करनी है इसमें, क्योंकि 3-4 लाइन्स की मीनिंग और 1-2 लाइन की डेफिनेशन लिखोगे, आपके फुल नंबर आने के चांसेस रह जाएंगे, ठीक है। चांसेस रह जाएंगे नहीं, मतलब चांसेस हो जाएंगे। तो फीचर्स में सबसे पहला फीचर है इसका कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब ये है कि इट इज़ नॉट अ स्टडी ऑफ सिंगल और इंडिविजुअल यूनिट। ये सिर्फ एक की स्टडी नहीं है, ये एक से ज़्यादा की स्टडी है। स्टडी ऑफ एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट्स, तो ये एग्रीगेट की स्टडी है। फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास टीचर है, अगर क्लास में एक ही स्टूडेंट होगा तो वो कभी डाटा मेंटेन नहीं करेगी अटेंडेंस का या रिपोर्ट कार्ड का। उसे पता है भाई फेल है या पास है। वो डाटा मेंटेन क्यों किया जाता है? क्योंकि एक से ज़्यादा स्टूडेंट है, क्योंकि बाद में कंपेयर करना है कि तुम तो इतनी परसेंटेज लेके आए हो, दूसरा इतनी परसेंटेज, या तुम्हारी अटेंडेंस इतने परसेंट है, दूसरे की इतनी है। तो एक से ज़्यादा आइटम होगी, उसी पे स्टैटिस्टिक्स लागू होगा, एक पे नहीं होगा। तो थर्ड मैंने एरो मार के लिखा है, स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मोर देन वन एंड नॉट इंडिविजुअल। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, मतलब स्टैटिस्टिक्स हमेशा नंबर की फॉर्म में होगा। क्वांटिटेटिव डाटा एंड नॉट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द स्टैटिस्टिक्स। क्वांटिटेटिव डाटा होता है मतलब हाइट, वेट, कोई भी मार्क्स किसी सब्जेक्ट में, इस टाइप का जो क्वांटिटेटिव डाटा है, दो से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर, वही स्टैटिस्टिक्स होता है। क्वालिटेटिव डाटा जैसे ईमानदार, मोटा, पतला, गरीब, अमीर, इस टाइप की लव अफेक्शन, क्वालिटी वाली जो चीज़ें हैं वो स्टैटिस्टिक्स कंसीडर नहीं करता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। थर्ड है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। जब भी स्टैटिस्टिकल डाटाज आते हैं उनका एक कारण नहीं होता। तो मैं पढ़ूंगा, स्टैटिस्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल फैक्टर और वी कैन से दैट इट इज़ अफेक्टेड बाय और इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स। इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जब भी आपके पेपर होते हैं और आपके मार्क्स जो हैं वो कम आते हैं तो घर वाले सिर्फ एक ही बात कहते हैं
कि तुम पढ़े नहीं इसलिए तुम्हारे नंबर कम आए, मगर उनको ये नहीं पता कि जो आपका स्टेटिस्टिकल डाटा आया है, रिजल्ट आया है, ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़ की वजह से है। पहला, पढ़े नहीं, दूसरा मेहमान आ गए, तीसरा बीमार हो गए, चौथा आपको मेमोराइज़ करने में दिक्कत आ रही है, पांचवा आपकी हैंड राइटिंग ख़राब है, आपने लेक्चर नहीं लगाए, ट्यूशन क्लासेस नहीं ली, या घर में पढ़े नहीं, सेल्फ स्टडी नहीं की, या पेपर से एक दिन पहले आपको बुखार चढ़ गया। कई रीज़न्स हो सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के, सिर्फ एक रीज़न नहीं होता। ठीक है। अब जैसे हमारे कंट्री में गरीबी है, तो सिर्फ एक ही रीज़न थोड़ी ना है कि भाई पैसे नहीं है, ये रीज़न तो नहीं है, कई रीज़न है। नौकरियां नहीं है, गवर्नमेंट जीडीपी नहीं बढ़ा रही, नेशनल इनकम लो है, इन्वेस्टमेंट लो है, कई फैक्टर्स हो सकते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा के पीछे। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ पॉइंट, रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी का मतलब है एक्यूरेट तो होता है स्टैटिस्टिक्स, बट इट डजंट मीन कि वो 100% एक्यूरेट होगा। 100% एक्यूरेसी की जो उम्मीद है वो नहीं लगानी चाहिए। अब इसमें लिखा है नॉट 100% एक्यूरेट, एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि हमारा पर्पस क्या है इन्वेस्टिगेशन का, इट्स नेचर, साइज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि हमें कितना रॉ डाटा मिला, उसी के हिसाब से हम उसको अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी अपनी सिटी में रहते हैं और आपने वहाँ की एवरेज इनकम देखनी है, तो फॉर एग्जांपल इंडिया की एवरेज इनकम है 90,000, ठीक है, 90,000 रुपीज़ एवरेज इनकम, मतलब पर कैपिटा इनकम। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हर एक इंसान की तनख्वाह 90,000 है? नहीं, क्योंकि वो तो एवरेज इनकम है। किसी की 2-2 करोड़ होएगी, किसी की 10 रुपये होएगी, तो एवरेज निकल रही है ना ये। तो स्टैटिस्टिक्स में रीजनेबल एक्यूरेसी होती है, 100% एक्यूरेसी नहीं होती। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट है प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। मतलब जब भी हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं तो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में आपस में रिलेशनशिप निकालते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि इंटर रिलेशन की स्टडी करनी होती है। एक ही चीज़ के डाटे को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहते। तो इसको मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, सच न्यूमेरिकल्स अलोन विल बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स एज आर म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। जो म्यूचुअली रिलेटेड होते हैं और दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं और उनको आपस में कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि भाई टाटा के पास इतने पैसे हैं और रिलायंस के पास इतने पैसे हैं, या फिर फेसबुक वाले ओनर के पास इतने पैसे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के ओनर के पास इतने पैसे हैं। तो दो चीज़ें होनी चाहिए ना कंपेयर करने के लिए। ठीक है। तो अगर दो चीज़ें नहीं होंगी, अगर मैं सीधा आइसोलेशन में कहूँ कि फेसबुक वाला इतना अमीर हो गया, तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि हम इसको किसी के साथ रिलेशन में नहीं पढ़ रहे। फिफ्थ पॉइंट है प्री डिटर्मिन्ड पर्पस। मतलब जब भी आप स्टैटिस्टिक्स इकट्ठी करने लगते हो, आपको पर्पस पहले का पता होता है। अगर आपको पर्पस नहीं पता तो ये समझ लो कि स्टैटिस्टिक्स खत्म है, स्टैटिस्टिक्स आप कर ही नहीं सकते। ठीक है। एनी इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड विदाउट एनी डेफिनेट पर्पस विल ओनली बी अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट स्टैटिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा कि आप अपनी लोकेलिटी में ये देखिए कि 10वीं पास कितने, 10th पास कितने लोग हैं, उनका डाटा इकट्ठा कीजिए। तो आपको एक मकसद मिल गया ना कि मैंने 10th पास का डाटा इकट्ठा करना है, या कंजम्पशन के ऊपर स्टैटिस्टिक्स इकट्ठी करनी है, किसी और टॉपिक के ऊपर डाटा को इकट्ठा करना है। बट अगर आपके पास कोई मकसद ही नहीं होगा, मैं आपको कहूँ जाओ डाटा इकट्ठा करो, आपको कौन सा डाटा, कैसा डाटा, अगर कोई डाटा ले भी आओगे तो उस पर रिसर्च क्या करेंगे हम, खुद सोचो। तो आपको पहले का ही मकसद पता होना चाहिए कि किस मकसद, किस पर्पज़ के लिए डाटा को इकट्ठा किया जाएगा। फिर 7th पॉइंट आ जाता है एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड। जो स्टैटिस्टिक्स है उसको जो एनुमरेटर होते हैं, जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, वो उसको एस्टिमेट करते हैं हमेशा। ठीक है। तो मैं लिखता हूँ स्टैटिस्टिक्स में बी कलेक्टेड बाय एनुमरेशन और द सेम बी एस्टिमेटेड। डाटा एस्टिमेट भी किया जाता है। इन केस द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेशन में बी हेल्पफुल। फॉर एग्जाम्पल, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज है, मैंने एक पूरे के पूरे कंट्री के ऊपर पता लगाना है कि वो एक दिन में कितना कैलोरीज खाना खाते हैं, तो मैं हर एक इंसान को पकड़ पकड़ के उसको पूछ तो नहीं सकता कि कितनी कैलोरीज खाई। तो मैं क्या करूँगा, सैंपल ले लूँगा, सैंपल लेके 10-15 के सैंपल लेके उसमें डाटा इकट्ठा करूँगा, और एनुमरेटर के पास जाके या फिर सीधा एनुमरेटर को कहूँगा कि तुम डाटा इकट्ठा कर लो। एनुमरेटर एक ऐसा पर्सन है जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है और वो काम अच्छे तरीके से डाटा का कर देगा। तो वो डाटा इकट्ठा करेगा सारा का सारा, या मैं उसको डाटा प्रोवाइड करूँगा, वो एनालिसिस निकालेगा, मीन मीडियन मोड जो भी उसका जो भी एनालिसिस करेगा, और बाद में मुझे डाटा को एस्टिमेट करके दे देगा कि सैंपल का डाटा तो ये निकलता है और इसके हिसाब से पॉपुलेशन इतनी होनी चाहिए, पॉपुलेशन का डाटा ये होना चाहिए। तो डाटा ज़्यादातर एस्टिमेट किया जाता है और या फिर एनुमरेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। ये जो डाटा होता है, इसको डाटा को इकट्ठा करने का एक सिस्टमेटिक तरीका है।
ये नहीं कि अपनी मर्जी से जैसे मर्जी कर दो डाटा, ये सिस्टमेटिक तरीका होता है। और ये सिस्टमेटिक तरीका क्या होता है, ये नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं आपको बताने के लिए। सबसे पहले, बिफोर कलेक्टिंग स्टैटिस्टिक्स प्रॉपर प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड। डाटा को इकट्ठे करने से पहले डाटा पता होना चाहिए, प्लान कि हम डाटा इकट्ठा क्यों कर रहे हैं, कौन कौन सी आइटम्स को कवर करना है, कौन कौन सी आइटम्स को कवर नहीं करना। स्टैटिस्टिक्स मस्ट नॉट बी कलेक्टेड इन हैफ हैजर्ड मैनर। धक्के धुक्के से स्टैटिस्टिक्स नहीं करना, ऑल फॉल में स्टैटिस्टिक्स नहीं करना। फॉर एग्जांपल, मैंने इकट्ठा करना है डाटा कि मेरी लोकेलिटी में ऐसे कितने लोग हैं जो गरीब हैं, ठीक है, जो गरीब हैं, जो खाना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कोविड के चक्कर में। तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि किसकी माली हालत या फिर घर की हालत ख़राब है। प्लान बनाऊंगा ना मैं। अगर मैंने प्लान ही नहीं बनाया, मैं हर एक के घर में चला गया, किसी के घर में 1 करोड़ की कार खड़ी है, किसी के 50 लाख की, उनको भी मैं डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, तो उनका मेरी तो स्टडी का फ़ायदा ही नहीं हुआ कोई। तो मैं पहले प्लान बनाऊंगा कि मैंने किन किन आइटम्स को कवर करना है और किन किन को मैंने इग्नोर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का स्कोप क्या है, स्कोप होता है दायरा क्या है। इसमें हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसमें हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स और लिमिटेशंस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जैसा कि आपको पता है, कोई भी सब्जेक्ट का नेचर पूछे तो साइंस एंड आर्ट कह देते हैं और दोनों के दोनों ही होते हैं, ठीक है। तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, स्टैटिस्टिक्स इज बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। As a science, statistics studies numerical data और quantitative data in a systematic manner। ये एक साइंस इसलिए है क्योंकि ये क्वांटिटेटिव डाटा की सिस्टमेटिक स्टडी करता है, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करता है, इसीलिए ये साइंस कहलाया जाता है। बट एज एन आर्ट, स्टैटिस्टिक्स रिलेट टू क्वांटिटेटिव डाटा टू द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। मतलब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, आपके फादर आपके मदर को या आपके फादर आपको पैसे देते हैं तो पूरा हिसाब लिखते हैं, या आप अपना हिसाब लिखते हो, मैंने इतना खर्चा किया, ऐसे किया वैसे किया, टोटल मेरी आमदनी इतनी थी, मैंने इतने खर्च कर लिए पैसे। तो ये जो हिसाब किताब बनाना है, ये आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी लगातार करते रहते हो, इसलिए ये एक आर्ट भी है। आर्ट होता है हुनर, कला है। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सब्जेक्ट मैटर का है, ये डील किस चीज़ से करता है। इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहला आ जाता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव जैसा कि नाम है, डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन देना। तो इट रेफर्स टू दोज मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा। इसमें वो मेथड आ जाते हैं जो डाटा को कलेक्शन करने के लिए होते हैं, डाटा को प्रेजेंटेशन करने के लिए होते हैं, एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नंबर 1, कलेक्शन डाटा, डाटा को कलेक्ट कैसे करें, डाटा को प्रेजेंट कैसे करें, और डाटा का एनालिसिस, मीन मीडियन मोड वगैरह कैसे निकालें, ठीक है। अब इससे एक स्टेप ऊपर चलें तो आ जाता है इन्फ्रेंशियल। इन्फ्रेंशियल का मतलब है अनुमान लगाना, कंक्लूजन्स देना, एस्टिमेशंस करना। तो इट रेफर्स टू all such methods by which conclusions are drawn relating to यूनिवर्स से रिलेटेड हम conclusions ड्रॉ करेंगे, और पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा। जो भी हमारे पास गिवन डाटा है उसके बेसिस पे अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि अगर मीन इतना निकला है तो आने वाले टाइम पे कितना होगा, अगर एवरेज इतनी निकल रही है तो पूरे सोसाइटी की या पॉपुलेशन की कितनी होगी। इस टाइप से हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। थर्ड पार्ट आ जाता था इसके अंदर लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशन मतलब खामियां क्या हैं। पहली खामी, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। ये सिर्फ नंबर की स्टडी करता है, जहां हमें क्वालिटी चाहिए वहां की तो स्टडी नहीं करता। तो इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डाटा रिलेटिंग टू लव, अफेक्शन, ऑनेस्टी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब हमें हर जगह क्वांटिटी तो नहीं ना चाहिए, कई कई जगह क्वालिटी भी चाहिए। जहां हमें क्वालिटी चाहिए ये काम खराब कर देता है, ये अप्लाई नहीं होता। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्वालिटेटिव डाटा को इग्नोर कर देता है। नंबर 2, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। ये सिर्फ एग्रीगेट की स्टडी करता है, मतलब एक से ज़्यादा आइटम की स्टडी करता है। जहां हमें एक अकेले यूनिट की स्टडी करनी है वहां ये काम नहीं करता, वहां ये फेल हो जाता है। सिंपल इंग्लिश में, इट डज नॉट स्टडी स्टेटिस्टिकल फैक्ट्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर यूनिट। एक यूनिट का अगर डाटा देखना है तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्रिकेट देख रहे हैं तो हम कहते हैं विराट कोहली या फिर कोई प्लेयर है, उसने इतने रन बना लिए, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। उनके रन का डाटा क्यों है, क्योंकि उनको दूसरों से कंपेयर करना जो पड़ेगा कभी ना कभी, या करना ज़रूरी है वगैरह वगैरह, तो उसी को स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। एक अकेले इंसान ने जो मर्जी कर लिया उसका डाटा है, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। तो ये एग्रीगेट की स्टडी है, इंडिविजुअल की स्टडी बिल्कुल भी नहीं है। होमोजेनिटी ऑफ डाटा
एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम क्वालिटी, आपको सेम क्वालिटी डाटा चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप विराट कोहली के रन देख रहे हो और जॉर्ज बुश की कारें देख रहे हो, ठीक है, या फिर विराट कोहली के रन देख रहे हो और शोएब अख्तर की विकेटें देख रहे हो। भाई इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन सिर्फ तभी हो सकेगा जब दोनों का सेम चीज़ देखेंगे। फॉर एग्जांपल कि एक इंसान की हाइट इतनी है, दूसरे की हाइट इतनी है, हाइट का डाटा, तो सेम क्वालिटी ऑफ डाटा होना चाहिए। वेट का है तो वेट का होना चाहिए। जैसे फेसबुक का जो टर्नओवर है वो इतना है, अमेजोन वाले का इतना है, दोनों का सेम होना चाहिए ना। बात ये तो नहीं कहेंगे कि इसने फलां कारें रखी हुई हैं और इसका वेट इतना है, तो उसमें तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो हमेशा होमोजेनिटी ऑफ डाटा का मतलब है कि सेम क्वालिटी ऑफ डाटा होना चाहिए। अगर क्वालिटी ऑफ डाटा सेम नहीं है तो फिर स्टैटिस्टिक्स ख़त्म समझो। नेक्स्ट आ जाता है रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। रिजल्ट्स 100% ट्रू नहीं आते। क्यों नहीं आते? एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स और दूसरी क्लास में 51 स्टूडेंट्स। जब इनकी एवरेज निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों को डिवाइड प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज क्या आ गई 50.5। तो आधा बच्चा थोड़ी ना हुआ, खुद सोचो, आधा बच्चा तो होता ही नहीं है। तो रिजल्ट्स ट्रू आते हैं मगर ऑन एवरेज, हर बार ज़रूरी नहीं कि रिजल्ट्स ट्रू आए। नेक्स्ट है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। अगर आप रेफरेंस नहीं दे रहे कि आपने कब कहाँ से किस टाइम डाटा इकट्ठा किया है तो रिजल्ट्स हमेशा ख़राब आएंगे। आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ एक। सबसे पहले पढ़ लेता हूँ। वाइल कलेक्टिंग द डाटा एंड एनालाइजिंग इट द रिसर्चर मस्ट प्रोवाइड रेफरेंसेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लेस एटसेट्रा। रिसर्चर बताएगा कि भाई टाइम प्लेस एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करो इंडिया में दिवाली सबसे अच्छा जो है फेस्टिवल माना जाता है, सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। दिवाली के टाइम पे बहुत ज़्यादा सामान खरीदा बेचा जाता है, तो दुकानों पे सेल्स बहुत ज़्यादा होती है। अगर दिवाली के टाइम पे, दिमाग से सोचो, दिवाली के टाइम पे या ईद के टाइम पे, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उसमें ईद के टाइम पे जो सेल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हम उस सेल का डाटा ऐसे सीज़न से मतलब नहीं मिला सकते जिसमें सेल ही नहीं होती। फॉर एग्जांपल दिवाली का डाटा श्राद्ध का एक सीज़न आता है उसके साथ मिला दें। श्राद्ध के सीज़न में सामान खरीदा बेचा नहीं जाता तो दुकानों पे बिजनेस एकदम ठप हो जाता है। सिमिलरली इस्लामिक कंट्रीज़ में कह लो कि रोज़ों के टाइम पे जब रोज़े या रमज़ान चल रहा होता है तो उस टाइम पे दुकानें ज़्यादातर बंद रहती हैं या फिर लोग ज़्यादा बाहर निकलना पसंद नहीं करते। तो इस टाइप का एक सीज़न बन जाता है। खाने पीने का तो खैर बिकता है सामान, बाकी तकरीबन रुक जाता है। तो अब दिमाग से सोचो कि एक पर्टिकुलर टाइम का डाटा दूसरे पर्टिकुलर टाइम पे लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। नंबर 2, एक पर्टिकुलर जो प्लेस का डाटा है वो भी दूसरी प्लेस पे नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल जो लंदन है वो सबसे पॉपुलेटेड सिटी है, वन ऑफ द पॉपुलेटेड सिटीज़ है, तो उसका डाटा मैं अप्लाई कर दूं विलेज के साथ, तो जो लंदन में रोज़ के एक्सीडेंट होते हैं उनका डाटा मैं किसी विलेज लेवल पे अप्लाई नहीं ना कर सकता। विलेज लेवल पे तो एक्सीडेंट ही बहुत कम होते हैं, रोड ही नहीं है, एक्सीडेंट कहाँ से होंगे। समझ गए बात? तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि जब भी हमने डाटा यूज़ करना है तो रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है। विदाउट रेफरेंस काम तमाम समझो, ठीक है। उसके बाद कैन बी यूज ओनली बाय एक्सपर्ट्स। डाटा को हमेशा, डाटा जो है हमेशा एक्सपर्ट्स ही यूज़ करें। अगर एक्सपर्ट्स नहीं यूज़ करते तो कोई ना कोई खामी आ जाएंगी। जैसे कई बार क्या होता है, पॉलिटिशियंस हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, मैं ये नहीं कह रहा सारे अनपढ़ होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते उनको समझ नहीं आ रही होती उनके, जब आप स्पीचेस सुनते हो तो वो अजीब गरीब किस्म के डाटे दे देते हैं। कभी कह देते हैं इतना तरक्की होगी, कभी कह देते हैं इतने % खर्च दिया, कभी कह देते हैं इतने लाख करोड़ रुपया, इतने मिलियन ट्रिलियन हमने खर्च दिए, मगर उनको डाटे का अंदाज़ा नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं और बाद में टीवी चैनल उनकी खिलियाँ उड़ा देते हैं। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है इसको एक एक्सपर्ट इंसान यूज़ करे, अदरवाइज़ वो क्या कर सकते हैं, इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पढ़ लेता हूँ। स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज ओनली बाय दोज पर्सन्स हु हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इग्नोरेंट पर्सन्स कैन नॉट ड्रॉ सेंसिबल कंक्लूजन्स। जैसे मैंने हमारे मिनिस्टर्स की बात की या फिर जो पॉलिटिशियंस हैं वो सेंसिबल कंक्लूजन्स तो ड्रॉ ही नहीं कर सकते, उनको पता ही नहीं होता स्टैटिस्टिक्स में चल क्या रहा है। नेक्स्ट है प्रोन टू मिसयूज़। इसका मिसयूज़ हो सकता है। मिसयूज़ कैसे हो सकता है? आपने देखा है कि सॉरी, statistics may be used to support a pre-drawn conclusion even when it is absolutely false। हम statistics को इस्तेमाल करके, अगर हमने पहले से ही मन में सोचा हुआ है कि हमने ये conclusion निकलवाना है, तो हम statistics को इस्तेमाल करके वो conclusion निकलवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे आसपास लोकेलिटी में कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन की कम्युनिटी है।
अगर मैं उस रिलीजन की कम्युनिटी को ये दिखाना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो मैं उनके बंदों के पास, उन्हीं बंदों के पास जाऊंगा, उस रिलीजन के उन्हीं बंदों के पास जाऊंगा जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उन्हीं से डाटा इकट्ठा कर लूँगा। और अगर मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि वो पर्टिकुलर रिलीजन की कम्युनिटी में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, तो मैं उसी रिलीजन के ऐसे बंदों के पास जाऊँगा जो बिल्कुल अनपढ़ हैं। तो कहने की बात यह है कि मैं डाटा ही ऐसा इकट्ठा करूँगा जिससे मैं अपनी मनमर्जी का मतलब रिजल्ट निकाल सकूँ। तो इसका मिसयूज़ टाइम टू टाइम होता रहा है और आगे भी होता ही रहेगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है, 3 मार्क्स 6 मार्क्स या शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है? जब भी इंपॉर्टेंस आए मीनिंग डेफिनेशन लिखना भूलना मत, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। बोल बोल के बहुत गला बैठ जाता है। तो सबसे पहले मीनिंग और डेफिनेशन लिखने हैं, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। तो थोड़े से पॉइंट्स है, फटाफट से ख़त्म करता हूँ। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हमारे मुल्क में जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, बेरोज़गारी, इस टाइप की बेकारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, स्टैटिस्टिक्स उनको बताता है कि कितने परसेंट है। डाटा बताता है ना कि इतनी है। अगर मैं कह दूँ किसी भी मुल्क में गरीबी है, अमीरी है, तो भाई कितनी है, अगर पता ही ना हो तो बाद में वज़न नहीं होगा। तो स्टैटिस्टिक्स हमारी हेल्प करता है कि बताने में कि गरीबी है तो कितनी है। तो इसको मैंने सिंपल इंग्लिश में लिखा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एट्सेट्रा कैन बी ईजिली अंडरस्टूड बाय कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड थ्रू क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। इसके मैग्नीट्यूड को देख के, भाई कितनी है, क्वांटिटी की टर्म्स में देख के हम इसका इलाज जल्दी निकाल सकते हैं और इसके कॉजेज़ भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। इंटरसेक्टोरल का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्टोरल का मतलब होता है कि इंटर सेक्टोरल, 2 सेक्टर्स में कंपेयर करना, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी पैदावार है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इतनी पैदावार है, सर्विस सेक्टर में इतनी पैदावार है। कैसे पता लगेगा? डाटा होएगा तभी पता लगेगा ना। तो जब भी 2 या 2 से ज़्यादा सेक्टर में आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो हमें डाटा चाहिए। तो स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हम इंटरसेक्टोरल कंपैरिजंस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरटेम्पोरल। टेम्पोरल मीन्स टाइम। तो 2 या 2 से ज़्यादा टाइम के बीच में कंपेयर करना है तो भी डाटा चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक कंट्री की नेशनल इनकम 2 साल पहले इतनी थी, पिछले साल इतनी थी, इस साल इतनी है, आने वाले टाइम पे कितनी होगी। तो ये पिछले 2-3 साल का जो डाटा लगातार रखा जा रहा है, इसको भी तो कंपेयर किया जा रहा है। तो जब भी हम 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ टाइम पीरियड के डाटे को आपस में कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं, तो मतलब हमें स्टैटिस्टिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे आपके पिछले साल इतने मार्क्स थे, इस साल इतने मार्क्स हैं, घर वाले तो कंपेयर करेंगे ना। तो स्टैटिस्टिक्स की मदद से ही हम 2 अलग अलग टाइम का डाटा कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर हम अच्छे तरीके से स्टैटिस्टिक्स और डाटा इकट्ठा करें, तो हम वो जो भी हमने जिस मुद्दे पे डाटा इकट्ठा किया है उसके कॉज, कारण का पता लगा सकते हैं, और उसके इफेक्ट्स के आने वाले टाइम पे क्या होगा उसका भी पता लगा सकते हैं। तो इसमें मैंने लिखा है, रिसर्चर्स try to find out cause and effect relationship between different sets of data. It enables them to attempt an effective diagnose. उससे वो एक diagnose कर सकते हैं of the problem and accordingly suggest some effective remedies. तो जब भी रिसर्चर्स किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हैं तो वो पूरे डिटेल में जाते हैं कि इस चीज़ के कारण क्या क्या थे, वजह क्या क्या थी, और अगर इसको सॉल्व करना हो तो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट में रिलेशनशिप क्रिएट कर देता है स्टैटिस्टिक्स। 4th पॉइंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज। जब भी आपने कोई थ्योरी बनानी है, किसी भी सब्जेक्ट की थ्योरी बनानी है, तो वो विदाउट डाटा इकट्ठे करे नहीं बनाती। फॉर एग्जाम्पल, मैं रात को सोया और सुबह उठ के मैंने अचानक से कोई थ्योरी दे दी, मेरी थ्योरी पे कोई यकीन नहीं करेगा, चाहे वो जितनी मर्जी सही है, जब तक मैं उसको स्टैटिस्टिकली प्रूव नहीं करता। तो जितने भी पीएचडी करने वाले हैं, जब मैंने पीएचडी की थी बैंकिंग वगैरह पे, तो मैंने पूरा डाटा इकट्ठा किया था और अपनी बात को प्रूव किया था। तो जब भी कोई पीएचडी कर रहा होता है या कोई रिसर्च कर रहा होता है, उसका जो थिंकिंग होती है वो प्रूव करने के लिए उसे डाटा चाहिए ही होता है। तो जितने भी थ्योरीज हैं उनको कंस्ट्रक्ट करना है तो विदाउट डाटा नहीं होंगी। तो लिखा हुआ है, थ्योरीज शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। जैसे लॉ ऑफ डिमांड एक थ्योरी है, वो प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप शो करती है, ठीक है। दैट कैन ओनली बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ऐसे रिलेशन को प्रूव करने के लिए डाटा तो चाहिए, स्टैटिस्टिक्स तो चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग होता है एस्टिमेशन करना कि आने वाले टाइम पे क्या होगा। तो अगर आपको पिछले 4-5 टाइम पीरियड्स का डाटा है तो आप आने वाले टाइम को अनुमान लगा सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ
पिछले 20 साल में पॉपुलेशन इतने 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 परसेंट से बढ़ी है, अगर इसी परसेंट से बढ़ती रही तो आने वाले अगले 20 साल में इतनी हो जाएगी, ऐसे कहते हैं ना। फॉर एग्जांपल आपके पिछले साल क्लास में 70% थे, इस साल 10% 80% हो गए, तो अगले साल कितने परसेंट होंगे? 90%, क्योंकि 10% का आप इजाफा करते जा रहे हो। तो एस्टिमेशंस कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं थ्रू स्टैटिस्टिक्स। तो वो फोरकास्टिंग ही होगी सिर्फ, एक्चुअल में क्या होता है वो तो बाद में पता लगेगा। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़, जब भी पॉलिटिशियंस पॉलिसीज़ बनाते हैं कि आने वाले टाइम पे जो ये प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, तो वो जो पॉलिसीज़ बनाते हैं वो विदाउट डाटा नहीं बनाते। अगर डाटा होगा तभी पॉलिसीज़ बनेंगी। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी बनानी है कि फॉर एग्जांपल प्राइवेटाइजेशन करनी है, या फॉर एग्जांपल गरीबों के लिए कोई प्लान लेके आना है, या फिर मान लो कोविड के चक्कर में कोई नए हॉस्पिटल खोलने हैं या नया कोई प्रोजेक्ट लगाना है, तो सरकार के पास डाटा होगा कि भाई अगर मैं ये वाली पॉलिसी लाऊंगा तो कितने % लोगों को बेनिफिट होगा। तो विदाउट डाटा तो सरकार भी अपनी पॉलिसी, गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसी नहीं बना सकती। तो इसको मैंने सिंपल इंग्लिश में लिखा है, लॉट्स ऑफ डाटा इज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट टू मेक एंड इम्प्लीमेंट द सूटेबल पॉलिसीज़। सही पॉलिसीज़ को बनाने के लिए सरकार को बहुत ज़्यादा डाटा इकट्ठा करना पड़ता है और उसे इम्प्लीमेंट बाद में किया जाता है, यानी कि पहले इम्प्लीमेंट कर लिया और बाद में डाटा इकट्ठा किया। लास्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। अब ये इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर हो चाहे प्रोड्यूसर हो वो मैक्सिमम तसल्ली पे रहता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ कंज्यूमर अपना पैसा खर्च करता है और उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होती है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ प्रोड्यूसर अपना माल बनाता है, कॉस्टिंग के ऊपर माल बनाता है और मार्केट में बेचता है और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाता है। तो चाहे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंज्यूमर को देखें कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, चाहे प्रोड्यूसर को देखें, चाहे दोनों को देखें, मगर हमें डाटा तो इकट्ठा करना पड़ेगा ना। जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि प्राइस शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है एम सी इज इक्वल टू एम आर, एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। तो चाहे प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर हो, अगर दोनों हिसाब किताब नहीं रखेंगे तो इक्विलिब्रियम में कैसे आएंगे? तो अगर हमें इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना है तो भी हमें डिटेल में ये सारा का सारा स्टैटिस्टिकल डाटा चाहिए होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा क्या होता है ये पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। इनके टाइप्स नेक्स्ट वीडियोस में आते रहेंगी। तो सबसे पहले सोर्सेज ऑफ डाटा। देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ डाटा, दैट इज प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या होता है? इट मीन्स कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन, कि जहां से डाटा ओरिजिनेट हुआ है वहां से डाटा इकट्ठा करना। एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं रिपोर्टर हूँ और मैं कहीं गया और वहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई क्या कहते हैं कोई प्रोग्राम चल रहा था। अगर मैं उस सोर्स से वहाँ जाके वहीं का डाटा इकट्ठा करूंगा तो उसे प्राइमरी सोर्स कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में प्राइमरी सोर्स क्या है? इट मीन्स कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन, कि जहां से डाटा जनरेट हुआ है वहीं से डाटा इकट्ठा करना। सेकेंडरी सोर्स इट मीन्स कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम सम अदर एजेंसी या सम एजेंसी विच ऑलरेडी हैव कलेक्टेड द डाटा। तो सेकेंडरी सोर्स में वो सोर्सेज आ जाते हैं जिन्होंने पहले का डाटा इकट्ठा किया है। फॉर एग्जांपल मैंने डाटा इकट्ठा करना है और मैं चला गया क्या कहते हैं किसी न्यूज़पेपर से मैंने डाटा कॉपी कर लिया और मैगजीन से कॉपी कर लिया या टीवी से कर लिया, जिन्होंने पहले का डाटा इकट्ठा किया हुआ है वो होता है सेकेंडरी सोर्स। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा डिस्कस करते हैं। तो डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो कोई भी इन्वेस्टिगेटर खुद डाटा इकट्ठा करता है अपने पर्पस के लिए, अपने खुद के मकसद के लिए, फर्स्ट टाइम, उसे हम शुरू से लेकर एंड तक उसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट डाटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन। जो प्राइमरी सोर्स से पहली बार डाटा इकट्ठा किया गया उसे हम कहते हैं प्राइमरी डाटा, ठीक है। और सेकेंडरी डाटा एक ऐसा डाटा है जो किसी और ने इकट्ठा किया हुआ है और हम उसको सिंपली कॉपी करते हैं। सिंपल वर्ड्स में इसको ये कह सकते हैं डाटा विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, पहले का ही है, एंड विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस, किसी और ने किसी और मकसद के लिए इकट्ठा किया हुआ है और हम उसे यूज कर रहे हैं तो उसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा में मेन डिफरेंसेस क्या है? प्राइमरी डाटा ओरिजिनल होता है क्योंकि पहली बार इकट्ठा किया है। सेकेंडरी डाटा तो कॉपीड है, किसी और ने किया था, हमने तो कॉपी कर लिया। नेक्स्ट, प्राइमरी डाटा इज मोर सूटेबल, क्योंकि मैं अपने हिसाब से, अपने रिसर्च के हिसाब से काम करना चाहता हूं तो ये मोर सूटेबल रहेगा मेरे लिए। और जो सेकेंडरी डाटा वो लेस सूटेबल, क्योंकि पता नहीं उसने किस मकसद के लिए इकट्ठा किया हो, उसको मैं अपने मकसद में ढालना चाहूंगा तो क्या पता वो फुली सूटेबल आए या नहीं आए। कॉस्ट
प्राइमरी डाटा में टाइम मनी एफर्ट ज़्यादा लगते हैं तो ये ज़्यादा कॉस्टली है, और सेकेंडरी डाटा में टाइम मनी एफर्ट कम लगते हैं क्योंकि हमने तो सिर्फ चोरी करना है, कॉपी करना है डाटा, ठीक है, तो इसलिए उसमें काफ़ी ज़्यादा कम जो टाइम मनी एफर्ट्स लगते हैं, इसलिए लेस कॉस्टलियर है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं मेथड्स वगैरह डिस्कस करूंगा, तो बने रहिए, टेक केयर। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं और एक एक मेथड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, मगर हर एक मेथड का मैं शायद अलग वीडियो बनाऊं। तो कई मेथड्स हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल्स में मेलिंग मेथड एंड एन्यूमरेटर्स मेथड आ जाते हैं। वेरियस मेथड्स हैं। चलिए शुरू करते हैं कि ये मेथड्स हैं क्या। तो सबसे पहला आज इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये क्या होता है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली जो इन्फॉर्मेंट है उसके पास जाता है और उसे डाटा इकट्ठा करके आ जाता है। सिंपल वर्ड्स में, जिससे डाटा इकट्ठा करना है उसके पास जाओ और उसका डाटा इकट्ठा करके ले आओ, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्टली जाके पर्सनली मिल के उसे डाटा इकट्ठा करना। तो अब इंग्लिश में इसको डिस्कस करते हैं। अंडर दिस मेथड डाटा आर पर्सनली कोलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर एस्टैब्लिशेस डायरेक्ट रिलेशन, वो डायरेक्ट रिलेशन बनाता है, ठीक है, विद द पर्सन फ्रॉम होम द इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन्ड। डायरेक्टली उसके घर पे जाएगा, ऑफिस पे जाएगा और उससे मीटिंग फिक्स करके डाटा इकट्ठा कर लेगा। सूटेबिलिटी, ये मेथड सूटेबल कब है? जब स्मॉल फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हमें 5 या 10 या 2 बंदों के पास जाना है और उन्हीं से डाटा लेना है। अगर ये 1 करोड़ बंदों का करेंगे तो वो तो पागल हो जाएंगे करते करते, किस किस के घर जाएंगे, ऑफिस जाएंगे। तो ये हमेशा स्मॉल फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे ही सही रहता है। नेक्स्ट, ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा इज रिक्वायर्ड। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट डाटा चाहिए, तभी आप कंसर्न पर्सन के पास जाओगे और उससे डाटा लोगे। अगर आपको एक्यूरेसी नहीं चाहिए होती तो आप किसी और का डाटा कॉपी कर लेते। थर्ड पॉइंट, इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट। ये तभी मेथड सही रहेगा जब इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखा जाए, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि ये किसी और को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसलिए तो खुद जाके इकट्ठा कर रहे हो। अगर इन्फॉर्मेशन फैल गई तो क्या पता कोई और टीवी चैनल या न्यूज़ चैनल उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल कर लें। फोर्थ पॉइंट, एक्यूरेसी ऑफ डाटा इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। आपको हाईली एक्यूरेट डाटा चाहिए, तभी आप उस बंदे से पर्सनली मिलकर डाटा इकट्ठा कर रहे हो। एंड फिफ्थ पॉइंट, व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फॉर्मेंट इज रिक्वायर्ड। कोई भी इस टाइप का डाटा हो जिसके लिए हमें डायरेक्ट जो कांटेक्ट है उनसे करना ही करना है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फॉर्मेंट इज रिक्वायर्ड होता है, तभी हम इस टाइप का मेथड इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे चलते हैं और इसके मेरिट डीमेरिट देखते हैं। तो सबसे पहला मेरिट, हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी। ये डाटा ओरिजिनल है, क्यों? आपने डायरेक्टली जाके उसी इंसान से इकट्ठा किया डाटा जिस इंसान के बारे में डाटा है। नेक्स्ट, एक्यूरेसी, बिकॉज डाटा इज पर्सनली कलेक्टेड। फिर से वही बात कि एक्यूरेट तो रहेगा ही, रिलायबल रहेगा, भरोसेमंद, क्योंकि हमने उसी बंदे से इकट्ठा किया, तो हर एक का वही रीजन है। इन्फॉर्मेशन इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब सेम, जो बोल रहा है वो इंसान या जो वो आंसर्स दे रहा है वही हम लिखी जा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब सेम क्वालिटी ऑफ डाटा हम नोट कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म रहेगा। बीच बीच में कोई और पर्सन तो नहीं है, तो कोई चांस नहीं है कि डाटा इधर से उधर हो जाए, कि बात चेंज हो जाए। समझ गए बात? नेक्स्ट चलते हैं और फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। इन्फॉर्मेट में प्रोवाइड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी मिनिस्टर के पास गए और ये कहने लग गए, हमने पूछना था कि भाई आने वाले 5 सालों में उन्होंने क्या करना है, तो उन्होंने आने वाले 5 सालों में पूरी डिटेल दे दी, तो हम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी पूछ सकते हैं उनसे। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में और क्या चल रहा है, बीवी बच्चे कैसे हैं, फलां फलां, और इलाज कैसा चल रहा है, इधर उधर की इन्फॉर्मेशन भी पूछ सकते हैं अगर हम डायरेक्टली उनसे जाके मिलते हैं तो। नेक्स्ट, इलास्टिक। ये फ्लेक्सिबल मेथड है। इन्वेस्टिगेटर मे चेंज द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। वो ये देखता है कि अगर भाई मैं जिससे डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ उसका मूड खराब हो गया क्वेश्चन सुन के, तो वो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि क्या पता वो जरूरत से ज़्यादा क्वेश्चन निकलवा ले उससे, क्या पता जरूरत से कम निकलवाए, चेंज कर सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। क्या इसमें मेरिट्स ही मेरिट्स हैं? नहीं, ऐसे तो कोई चीज़ नहीं है जिसमें मेरिट्स होते हैं, तो इसके डीमेरिट्स भी हैं। पहला, डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरियाज। अगर कई ज़्यादा लोग चाहिए, फॉर एग्जांपल 1000-2000 का डाटा इकट्ठा करना है, तो इस टाइप का मेथड में बहुत टाइम मनी एफर्ट्स लगते हैं, इसलिए ये सही नहीं है। पर्सनल बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर, कभी कभी बायस्ड रहते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो इन्वेस्टिगेटर है, जो डाटा इकट्ठा करने जा रहा है, वही बायस्ड है। वो ये शो करना चाहता है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो वो क्या करेंगे? वो उनसे अच्छी अच्छी बातें ही पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी पार्टी का या किसी कंट्री का, जब भी कोई पैसा लेके, जो टीवी चैनल है जो पैसा लेके काम करते हैं रूलिंग गवर्नमेंट से, वो क्या करते हैं? वो रूलिंग गवर्नमेंट के जो
जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके पास जाते हैं और अच्छी अच्छी बातें पूछते हैं और इतना अच्छा इंटरव्यू लेके आ जाते हैं, बल्कि मुल्क का तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा होता है। समझ गई बात? एवरी कंट्री में, हर एक कंट्री में यही हाल है कि इन्वेस्टिगेटर जाता है और पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करके आ जाता है, या फिर इससे उल्टा उल्टा भी तो हो सकता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं और वो नेगेटिव शो करना चाहता है, तो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी बातें पूछ लेता है कि उसे उल्ट पुल्ट दिखा देता है। तो इससे क्या आ सकता है कि पर्सनल बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर, अगर इन्वेस्टिगेटर कुछ गलत शो करना चाहता है तो वो इतना ज़्यादा नेगेटिव शो कर सकता है, अगर वो सही शो करना चाहता है तो बहुत ज़्यादा सही शो कर सकता है। तो बायसनेस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ टाइम मनी एंड एफर्ट्स, क्योंकि एक एक के पास जाना है, इतना टाइम मनी एफर्ट लगेंगे, तो ये कॉस्टली मेथड पड़ता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे प्राइमरी डाटा को इकट्ठा करने का एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, डाटा जो कंसर्न्ड इन्फॉर्मेंट है उससे इकट्ठा नहीं किया जाता, बल्कि उन लोगों से किया जाता है जिनको उनके बारे में नॉलेज है। ऐसे लोगों को विटनेसेस कहते हैं। तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इन्फॉर्मेशन इज नॉट कलेक्टेड फ्रॉम द पर्सन रिगार्डिंग होम द इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड या नीडेड। जिसके जिसके कंसर्न में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे नहीं इकट्ठी की जा रही, बल्कि इट इज कलेक्टेड ओरली फ्रॉम अदर पर्सन्स हु आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। बल्कि उन लोगों से इकट्ठी की जा रही है जिनको इन्वेस्टिगेटर को लगता है कि उन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है। अदर पर्सन्स आर नोन एज विटनेसेस, जिनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। तो सूटेबिलिटी नंबर 1, व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। अगर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज है तो एक एक पर्सन पे जाने से तो अच्छा है जो रिलेटेड पर्सन है उन्हीं से डाटा ले लिया जाए। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। क्या पता वो इंसान ही मर गया या फिर वो कोमा में पड़ा है, उससे डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं ली जा सकती, इसीलिए रिलेटेड पर्सन से इन्फॉर्मेशन ली जाती है। व्हेन कंसर्न इन्फॉर्मेंट इज नॉट कैपेबल सॉरी कंफर्म इन्फॉर्मेंट इज नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग द इन्फॉर्मेशन। क्या पता वो बच्चा है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, तो डॉक्टर तो माँ से ही लेगा ना इन्फॉर्मेशन कि भाई पेट में दर्द हो रही है, सर में दर्द हो रही है, कैसे। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन इज सो कॉम्प्लेक्स इन नेचर दैट ओनली एक्सपर्ट्स कैन गिव इन्फॉर्मेशन। इसमें भी माँ का एग्जांपल दे सकते हो कि भाई इन्फॉर्मेशन इतनी कॉम्प्लेक्स है, जैसे कई लोग ल्यूनेटिक होते हैं, ल्यूनेटिक मतलब पागल या जिनका दिमाग खराब होता है वगैरह वगैरह। तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर को थोड़ी ना बताएंगे, तो जो उन लोगों के पास रहते हैं, ऐसे लोगों के पास रह के जो उनकी सेवा वगैरह करते हैं, पेरेंट्स वगैरह या फैमिली, वही बता सकते हैं ना कि भाई डॉक्टर को ये प्रॉब्लम्स इनको हो रही है। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम कंसर्न्ड इंसान से डाटा इकट्ठा नहीं करते, बल्कि ऐसे लोगों से करते हैं जिनके पास वो इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पे। पहला मेरिट, वाइड एरिया कवर कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों से इन्फॉर्मेशन लेनी आसान है, फटाफट से लेके दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये मेथड एक्सपेंसिव भी नहीं है क्योंकि टाइम मनी एफर्ट कम लगेगा। एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाएगा कि दूसरे के बारे में एक्सपर्ट ओपिनियन कि भाई होता क्या है एग्जैक्टली। क्योंकि कई बार हम क्या है, हम मिनिस्टर्स वगैरह के पास जाके कहें कि भाई तुमने रिश्वत खाई है, तो खुद सोचो वो थोड़ी ना कहेंगे हमने खाई है, दूसरे लोगों से पूछेंगे, वो बताएंगे कि भाई इन्होंने इतने इतने घपले मारे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फ्री फ्रॉम बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर। इसमें इन्वेस्टिगेटर के बायस का आने का चांस कम है, मैं नहीं कह रहा नहीं है, मगर कम है, क्योंकि हम पहले ही डाटा किसी और से इकट्ठा कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेटर कहता है कि मैं अपना क्या ही ऐड करूं। ठीक है, ये मेथड बहुत सिंपल है कि भाई उस इंसान से नॉलेज नहीं मिल रही तो किसी और से ले लो, मतलब इंफॉर्मेशन ले लो। बट डीमेरिट, लेस एक्यूरेट। जब हमने उस इंसान से डाटा इकट्ठा ही नहीं किया जिसके रिलेटेड डाटा है, तो इसमें एक्यूरेसी कहाँ रह जाएगी, एक्यूरेसी तो खत्म होगी ना बिल्कुल। बाइस्ड, विटनेसेस में बी बाइस्ड। जो विटनेसेस हैं जिनसे हमने ली है, क्या पता वही गलत मलत इन्फॉर्मेशन दे दें, वही क्या पता अंदर से चाहते हो कि इनकी ऐसी की तैसी करवाते हैं, और जो विटनेसेस हमने पकड़े उन्होंने उल्ट पुल्ट डेफिनेशन दे दी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना, या उल्ट पुल्ट इन्फॉर्मेशन दे दी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सब कुछ वो खराब ही था। तो बायसनेस हो सकती है विटनेस की। डाउटफुल कंक्लूजन्स, ऐसे मेथड पे कंक्लूजन्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमने जो कंसर्न पर्सन है उससे तो डाटा इकट्ठा ही नहीं किया, डाटा किसी और से इकट्ठा किया है। तो चलिए अब इसके डिफरेंसेस करते हैं। डिफरेंस में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में फ़र्क क्या है। पहला फ़र्क, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है इन्फॉर्मेंट से, और इनडायरेक्ट में कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं होता। सेकेंड पॉइंट, पॉसिबल व्हेन फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन तब लगती है जब फील्ड ऑफ एरिया स्मॉल होता है, ताकि हम लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को विजिट करें और उनसे इन्फॉर्मेशन लें। ऑन द अदर हैंड, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन तब सूटेबल रहता है जब लार्ज फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहे। थर्ड पॉइंट, इन्वेस्टिगेटर इज वेल वर्स्ड विद द लोकल लैंग्वेज एंड कल्चरल हैबिट्स ऑफ द इन्फॉर्मेंट। अब जब भी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं तो आप तभी जाएंगे जब जिस इंसान से मिलने जा रहे हैं उसकी लैंग्वेज आपको पता है, उसका कल्चर पता है, सब कुछ पता है। अगर कोई और लैंग्वेज बोलता है, कोई अफ्रीका का मैं इंटरव्यू करने चला गया, वहाँ लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही, तो फिर फ़ायदा क्या जाने का।
समझ के बात। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन सिर्फ तभी इस्तेमाल में आती है जब आपको उसके लैंग्वेज, कल्चरल हैबिट्स वगैरह के बारे में पता होता है। ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई स्यापा नहीं है, क्योंकि हमने उस इंसान से तो इन्फॉर्मेशन लेनी नहीं, किसी और से लेनी है। नेक्स्ट आ जाता है कॉस्टली। जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है वो महंगा पड़ता है, कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी, एफर्ट्स। और जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है वो कॉस्टली नहीं पड़ता, वो तो किसी और से इन्फॉर्मेशन ले लो, टाइम, मनी, एफर्ट्स कम लगते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी। आज हम करेंगे इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरस्पॉन्डेंट्स, के लोकल सोर्सेज और कॉरस्पॉन्डेंट से डाटा कैसे इकट्ठा किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सन्स और कॉरस्पॉन्डेंट्स एट डिफरेंट प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, टीवी चैनल चला रहा हूँ और मुझे डाटा इकट्ठा करना है रिगार्डिंग होल कंट्री। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हेलीकॉप्टर लेके थोड़ा ना घूमता रहूँगा, वो तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, लोकल पर्सन्स जो हैं, जो लोकल बंदे हैं, उनको मैं हायर कर लूँगा जो वहाँ के लोकल हैं, और वो मुझे टेलीफोनिकली या इंटरनेट के जरिए इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो इसमें क्या आता है, इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सन्स और कॉरस्पॉन्डेंट्स एट डिफरेंट प्लेसेस, दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इन देयर ओन वे। अपने हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, फर्निश द सेम, इन्फॉर्मेशन को फर्निश करते हैं और इन्वेस्टिगेटर को भेज देते हैं। समझ गए बात। सूटेबिलिटी, ये मेथड सूटेबल कब है, जब रेगुलर एंड कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर रेगुलर चाहिए तभी तो बंदा हायर करके रखा है ना उस प्लेस पे, अगर रेगुलर नहीं चाहिए होती तो फिर हायर ही क्यों करते। तो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका नेक्स्ट पेज पे, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। अगर एरिया स्मॉल होता तो इन्वेस्टिगेटर खुद ही खज्जल खुआर होके ले लेता डाटा, एरिया लार्ज है तभी तो उसको बंदे पॉइंट करने पड़ रहे हैं। थर्ड पॉइंट, व्हेन इन्फॉर्मेशन इज टू बी केप्ट इज टू बी यूज्ड बाय मैगजीन्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह, जिसमें रेगुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तब हम इस टाइप का मेथड यूज़ करते हैं। फोर्थ इज हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। 100% एक्यूरेसी नहीं चाहिए। 100% एक्यूरेसी चाहिए होती तो इन्वेस्टिगेटर खुद जाता, किसी और पे भरोसा थोड़ा ना करता। तो रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसलिए तो टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में 100% एक्यूरेसी नहीं होती, थोड़ी बहुत एक्यूरेसी तो खैर होती ही है। अब इसके मेरिट क्या है। पहला मेथड, ये सस्ता पड़ता है। इन्वेस्टिगेटर खुद हेलीकॉप्टर लेके घूमता पूरे कंट्री में तो महंगा पड़ जाता, तो ये सस्ता पड़ता है। इससे वाइड एरिया कवर हो सकता है, क्योंकि अपने डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अपने जो है कॉरस्पॉन्डेंट्स रखे हुए हैं। कंटिन्यूटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, लगातार हमें इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं वो। सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पसेस, कई पर्पसेस के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। फॉर एग्जांपल, रेगुलर इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए अगर कहीं पे जंग वगैरह लगी है, वॉर, या फिर रेगुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए इन केस ऑफ शेयर मार्केट के प्राइस ऊपर हो गए, प्राइस नीचे हो गई, तो इस केस में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। अब चलते हैं इसके डीमेरिट पे। डीमेरिट में क्या है, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी ड्यू टू लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट विद रिस्पोंडेंट्स। जो इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से तो नहीं ना मिला, वो तो उसने तो भाई कॉरेस्पॉन्डेंट को दे दिया कि भाई तू जा इकट्ठा करके लेके आ, और कॉरेस्पॉन्डेंट ने आगे किसी और को दे दिया। समझ गई बात। तो उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ, तो इस वजह से ओरिजिनलिटी पे हल्का फुल्का शक किया जा सकता है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी अमंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स, कॉरेस्पॉन्डेंट्स के भी अलग अलग डाटा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी जगह कोई वारदात होगी तो एक टीवी चैनल का कॉरेस्पॉन्डेंट कुछ और डाटा दे रहा है, दूसरे का कोई और दे रहा है, तीसरे का कोई और डाटा दे रहा है। तो कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी आपस में यूनिफॉर्म डाटा, सेम क्वालिटी ऑफ डाटा नहीं देते या नहीं दे पाते। नेक्स्ट, पर्सनल बायस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट्स। कॉरेस्पॉन्डेंट्स की पर्सनल थिंकिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है न्यूज़ के अंदर। जैसे एक कॉरेस्पॉन्डेंट कह देगा ये इस वजह से हुआ है, दूसरा कह देगा इस वजह से हुआ है, तीसरा कहेगा इस वजह से। हर एक की अपनी अपनी जो व्यू है, थिंकिंग है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है जब वो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। एंड लास्ट इज लेस एक्यूरेसी। 100% एक्यूरेट नहीं होता, ये मैं बता चुका हूँ कि इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं करता, तो फिर एक्यूरेसी पे थोड़ा सा शक ही करना चाहिए। तो इसलिए ब्लाइंडली जब भी टीवी पे न्यूज़ आती है तो वो पागलों की तरफ, मतलब 100% उसको यकीन नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि वो भी जो है वो पैसे खा के भी थोड़ी न्यूज़ इधर उधर कर देते हैं, आपको पता ही है। और 100% एक्यूरेसी तो आजकल पता है कि कोई चीज़ नहीं अटेन कर पाती। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। कौन से इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स। तो क्वेश्चनियर्स बेसिकली क्या होते हैं, क्वेश्चनियर एक सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं, और इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, वो आपके घर घर आके भी पूछ लेते हैं, कभी कभी सर्वे में या फिर इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चनियर एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो और शेड्यूल्स भी ऐसे होते हैं, वो मैं डिटेल में बताऊंगा ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स कैसे इकट्ठी की जाती हैं। तो इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर्स अ क्वेश्चनियर कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंक्वायरी। जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी स्टडी के, उसको देख के क्वेश्चनियर सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाते हैं, और इसको इकट्ठे करने का, इस
टाइप के मतलब मेथड में इकट्ठे करने का, डाटा इकट्ठे करने का 2 फर्दर मेथड है, मेलिंग मेथड एंड एन्यूमरेटर मेथड। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं मेलिंग मेथड क्या होता है। मेलिंग मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें वो क्वेश्चनियर को मेल कर दिया जाता है, चिट्ठी भेज दी जाती है या ईमेल के थ्रू भेज दिया जाता है। किसको? जिससे हमने डाटा इकट्ठा करना है, इन्फॉर्मेंट को। और इन्फॉर्मेंट क्या करता है, वो सारा जवाब दे के वो हमें वापस दे देता है, ठीक है, वापस पोस्ट कर देता है या वापस ईमेल कर देता है। तो अंडर दिस मेथड क्वेश्चनियर्स आर मेल्ड टू इन्फॉर्मेंट्स, अ लेटर इज अटैच्ड विद द क्वेश्चनियर गिविंग द पर्पज ऑफ इंक्वायरी, कि हम लेटर अटैच कर देते हैं कि भाई हमें इस मकसद के लिए डाटा चाहिए, तो प्लीज हमें ये फिल करके दे दो। ये मेथड सूटेबल कब है? जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, हमने इतने ज्यादा लोगों से डाटा इकट्ठा करना है कि हर एक के घर जाना मुश्किल है, तो चिट्ठी डालनी थोड़ी आसान पड़ेगी। नेक्स्ट, चिट्ठी भी डाल सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह। इन्फॉर्मेंट इज एजुकेटेड, भाई ये मेथड तभी काम में आएगा जब वो एजुकेटेड है। अनएजुकेटेड को आप ईमेल या चिट्ठी भेज दोगे, उसे समझ ही नहीं आएगा कि पूछ क्या रहे हैं। नेक्स्ट, इसके मेरिट क्या हैं? इसका सबसे पहला मेरिट, ये सस्ता पड़ता है क्योंकि बंदे नहीं भेजने पड़ रहे, सिर्फ मेल ही कर रहे हैं हम। नेक्स्ट, ओरिजिनल डाटा। ओरिजिनल डाटा मतलब जो भी इन्फॉर्मेंट ने खुद हाथ से भरा है वही डाटा हमें मिलेगा, और इससे हम वाइड एरिया कवर कर सकते हैं, क्योंकि ईमेल या व्हाट्सएप या SMS तो किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है। बट इसके डीमेरिट क्या है? लैक ऑफ इंटरेस्ट, इतनी ईमेल्स आती हैं, आप हर एक का जवाब थोड़ी ना देते हो। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अगर एनूमरेटर जाता साथ में या फिर जो इन्वेस्टिगेटर जाता तो वो सिचुएशन के चेंज होने से क्वेश्चंस को हैंडल कर लेता, मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, जो क्वेश्चंस होते हैं वही होते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट, लिमिटेड यूज, ओनली एजुकेटेड पर्सन्स पे ये अप्लाई हो सकता है, हर एक पे ये अप्लाई नहीं हो सकता। फिर ये बायस्ड है, जैसे कई बार आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वो फीडबैक के लिए आपको फॉर्म देते हैं, आप टिक 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 करते रहते हो, देखते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता, तो बायस्ड भी हो सकता है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज लेस एक्यूरेट, 100% एक्यूरेसी इसकी नहीं होती। तो ये मेथड क्या था? बस आपके घर मेल कर दी जाए, ईमेल के थ्रू या किसी भी थ्रू आपको मेल कर दी जाए और आप उस मेल के थ्रू पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन उनको दे देंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है दूसरा मेथड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में आने के बहुत चांसेस होते हैं, एन्यूमरेटर्स मेथड। एन्यूमरेटर मेथड में क्या होता है? क्वेश्चनियर, एक एन्यूमरेटर एक ऐसा इंसान है जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, डाटा इकट्ठा करने वाला, उसको पकड़ा दिया जाता है और कहते हैं कि भाई जा तू डाटा इकट्ठा करके आ, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चनियर इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, क्वेश्चनियर प्रिपेयर किया जाता है। एनुमिरेटर हिमसेल्फ और हरसेल्फ अप्रोचेज अ इन्फॉर्मेंट, वो खुद जाते हैं और इन्फॉर्मेंट के पास जाते हैं विद द क्वेश्चनियर, एंड क्वेश्चनियर्स आर फिल्ड बाय एनुमिरेटर्स देमसेल्व्स, एनुमिरेटर खुद फिल करते हैं ताकि ये ना हो कि उनको दे दें और वो कईयों का जवाब दें, कईयों का दे ही ना। बाय पुटिंग द क्वेश्चंस, जिनको स्केड्यूल्स कहते हैं। तो क्वेश्चनियर क्या होता था कि चिट्ठी भेज देनी, मेल भेज देना, और स्केड्यूल क्या होता है? ये एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एनुमरेटर खुद अपने हाथ से क्वेश्चनियर को फिल करता है, ठीक है। तो एनुमरेटर्स आर दोज पर्संस हु हेल्प द इन्वेस्टिगेटर टू कलेक्ट द डाटा, वो डाटा कलेक्शन के लिए इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करते हैं और इन्वेस्टिगेटर ने उनको रखा ही होता है डाटा इकट्ठा करने के लिए, उनकी तनख्वाह लगाई होती है। अब ये मेथड की सूटेबिलिटी क्या है? व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, अगर लार्ज फील्ड है तभी तो वो इन्वेस्टिगेटर इतने सारे एन्यूमरेटर रखेगा और उनको डिफरेंट लोगों के घरों में भेजेगा। अगर 3-4 बंदे होते तो इन्वेस्टिगेटर खुद ही चला जाता, एन्यूमरेटर को क्यों रखता। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन नीड्स स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड नॉलेज, जो भी एन्यूमरेटर है उसके पास हाईली स्किल्ड नॉलेज है और उसको तरीका है इकट्ठा करने का डाटा, तभी तो उसको भेजा। नंबर 3, इन्वेस्टिगेटर्स आर वेल वर्स्ड विद द लोकल लैंग्वेज एंड कल्चर, तो क्या पता मैं किसी कंट्री में या किसी कंट्री के ऐसे हिस्से गया हूँ जिसकी लैंग्वेज का मुझे पता ही नहीं है, तो मुझे वहीं का कोई लोकल एनुमरेटर हायर करना पड़ेगा ना, ताकि वो मुझे इन्फॉर्मेशन दे दे, ठीक है ना। अगर मैं किसी और को हायर करूंगा तो पता ही नहीं लगेगा, या हायर ही नहीं करूंगा, खुद डाटा इकट्ठा करने जाता हूँ तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कि वहाँ की लैंग्वेज या कल्चर क्या है, तो मुझे डाटा नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि वो मुझे एंटरटेन ही नहीं करेंगे। इसका मेरिट क्या है? इससे वाइड एरिया कवर कर सकते हो, वेरियस एनुमरेटर्स को एम्प्लॉय कर लो और उनको डिफरेंट जगह पे भेज दो। एक्यूरेसी अच्छी होती है क्योंकि एनुमरेटर की जो क्वालिफिकेशन है वो अच्छी होती हैं, तो उन पे हम भरोसा कर सकते हैं, तो वो एक्यूरेट डाटा इकट्ठा करते हैं। तो पर्सनल कांटेक्ट हम रख सकते हैं बंदे से, जिस जो इन्फॉर्मेटर उससे पर्सनली डाटा कलेक्ट किया जाता है। इम्पार्शियलिटी ऑफ एनुमरेटर इम्पार्शियल होते हैं क्योंकि वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं। बट डीमेरिट में ये भी लिख सकते हैं कि भाई कितना मर्जी क्वालिफाइड हो, आपको पता ही है न्यूज़ रिपोर्टर इधर उधर जब जाते हैं तो वो जो पॉजिटिव खिलाना चाहते हैं, मतलब जो भी लोग पॉजिटिव न्यूज़ देना चाहते हैं उनसे पैसे पूसे खा के पॉजिटिव बताते हैं, नेगेटिव बताते नहीं, ठीक है। और कंप्लीटनेस, मतलब वो क्वेश्चनियर पूरा फुलफिल करके आते हैं। बट डीमेरिट क्या है?
ये मेथड एक्सपेंसिव है क्योंकि एनूमरेटर की तनख्वाह भी निकालनी है। लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट एनूमरेटर, अच्छे एनूमरेटर मिलते भी नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग है कि एक एक के घर जाओ और डाटा इकट्ठा करो। नॉट सूटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन में एक महंगा पड़ता है, तो ज़्यादातर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन इस टाइप से नहीं होती। पार्शियलिटी, क्या पता एनूमरेटर ही पार्शियल हो, अगर वो अच्छा दिखाना चाहते हैं। आपको पता है कई कंट्रीज़ हैं उनमें जो हेड ऑफ द कंट्री है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी है, वो अपने मनपसंद के लोगों को बुला के इंटरव्यू दे देते हैं और वो पॉजिटिव ही न्यूज़ में दिखा देते हैं, और जो उनके नेगेटिव टाइप बंदे होते हैं उनसे इंटरव्यू देते ही नहीं है उनको। तो समझ गए, पार्शियलिटी भी पूरी तरह से हो सकती है। आई होप आपको ये चीज़ें सब समझ आई होंगी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्वेश्चनियर, और एक अच्छे क्वेश्चनियर में क्या क्या होना चाहिए। बेसिकली क्वेश्चनियर होता क्या है, जब भी हम डाटा इकट्ठा करने जाते हैं तो इन्वेस्टिगेटर एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाता है जो रिलेटेड टू स्टडी होते हैं, उसे क्वेश्चनियर कहा जाता है। अब ये जो क्वेश्चनियर है, इसके मेरिट्स क्या होने चाहिए, मतलब इसमें ऐसी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि एक अच्छा क्वेश्चनियर बनाया जाए। नंबर 1, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर आप 1-2 लाख क्वेश्चन पूछोगे तो कोई इतना फ्री नहीं बैठा, फारिग नहीं है कि आपके क्वेश्चंस का जवाब देता रहे। नंबर 2, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए ताकि हर किसी को समझ आ सके। अगर हर कोई समझेगा तो आसानी से आपके क्वेश्चंस का जवाब दे सकता है। नंबर 3, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर वाइज होने चाहिए कि भाई आपका नाम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, इस तरीके से शुरू किया जाए, ना कि उल्ट पुल्ट क्वेश्चन लिखे जाएं। नंबर 4, नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो वो डिज़ायर नहीं कर रहे। अगर वो चीज़ डिज़ायर नहीं हो रही और आप फिर भी उनसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो जवाब ही नहीं देगा। नॉन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो कंट्रोवर्शियल हो, रिलेटेड टू रिलीजन या कल्चर या कोई ऐसा टॉपिक जिसको वो कंट्रोवर्सी बन जाए, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कैलकुलेशंस मस्ट बी अवॉइडेड। अब कैलकुलेशन टाइप का नहीं होना चाहिए, जैसे आप किसी के पास गए और आपने पूछा कितने परसेंट ये कितने परसेंट वो, तो वो कैलकुलेट करके थोड़ा ना बताएगा, वो अवॉइड कर देगा क्वेश्चन। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे का मतलब होता है कि जब भी आप क्वेश्चनियर को कहीं अप्लाई करने जा रहे हैं तो उससे पहले 4-5 या 10 पीपल पे अप्लाई करके देखें कि क्या ये सही जवाब दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया रिलेटेड टू एनी टॉपिक, तो मैं 4 या 5 बंदों पे अप्लाई करके देखूंगा कि जब मैं इनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो उस तरीके के जवाब आ पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं आ पा रहे तो मैं क्वेश्चन को मोल्ड कर दूंगा, क्वेश्चनियर को मोल्ड कर दूंगा ताकि वो और ज़्यादा अच्छा बन जाए। तो प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 8th पॉइंट इज प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए कि येस नो में देना है, टिक मार्क करना है या क्रॉस करना है, कैसे कैसे करना है। एक अच्छे क्वेश्चनियर में इंस्ट्रक्शंस होती हैं। नेक्स्ट, क्रॉस वेरिफिकेशन। क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक रिसेंट एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे किसी स्टूडेंट ने एक क्वेश्चनियर बनाया था फास्ट फूड पे, ठीक है। तो मैंने उसे सलाह दी थी कि आप सबसे ऊपर जैसे सवाल पूछते रहोगे तो ऊपर पूछना कि भाई आप फास्ट फूड खाते हो। अगर कोई इंसान ने जवाब दिया कि नहीं मैं फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाता, और 5-7 क्वेश्चन के नीचे पूछना कि आपने लास्ट टाइम पिज़्ज़ा कब खाया था, तो जब वो कह देगा पिज़्ज़ा मैंने इस टाइम पे खाया था, तो क्रॉस वेरीफाई हो गया ना कि पहले वो झूठ बोल रहा है। तो कहने की बात है इस टाइप का क्वेश्चनियर बनाना है जिससे क्रॉस वेरीफाई हो जाए कि जो इंसान है, जो कंसर्न पर्सन है, वो कहीं उल्टे पुल्टे जवाब तो नहीं दे रहा हमें गुमराह करने के लिए। तो उससे पता लग जाएगा कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। एंड लास्ट इज रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। जो क्वेश्चनियर है भाई वो फिल करके वापस करने का रिक्वेस्ट करना कि वापस कर दो, क्योंकि अगर वापस ही नहीं किया तो किस काम का रहा, हमें डाटा तो मिला ही नहीं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और क्वेश्चनियर एंड स्केड्यूल्स के बीच में डिफरेंस बताते हैं, जिसमें कि बच्चे और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। द क्वेश्चनियर, इन क्वेश्चनियर द एंटायर इन्फॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड बाय इन्फॉर्मेंट। तो क्वेश्चनियर में क्या होता है, सब कुछ इन्फॉर्मेंट भरता है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो खुद इन्फॉर्मेंट भर रहा होता है, देमसेल्व्स खुद। बट इन स्केड्यूल्स द इन्फॉर्मेशन इज सप्लाइड बाय इन्फॉर्मेंट एंड इज रिकॉर्डेड बाय एनुमरेटर। तो स्केड्यूल्स में क्या होता है, एनुमरेटर खुद अपने हाथ से क्वेश्चन भरता है और बता कौन रहा होता है, बता रहे होते हैं इन्फॉर्मेंट। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। प्राइमरी डाटा का तो मैंने बता दिया कि किस किस तरीके से इकट्ठा किया जाता है और कौन कौन से मेथड्स हैं, बट सेकेंडरी डाटा के ऊपर ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं होता। तो सेकेंडरी डाटा सबसे पहले होता क्या है कि डाटा किसी और ने इकट्ठा किया हुआ है डाटा, हमने उस डाटा को कॉपी करना है या इस्तेमाल करना है। तो व्हाट आर द सोर्सेज, 2 मेन सोर्सेज हैं। सबसे पहला सोर्स है पब्लिश सोर्स। पब्लिश सोर्स एक ऐसे सोर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं प्रिंट हुए पड़े होते हैं। इसका एग्जांपल गवर्नमेंट पब्लिकेशन, गवर्नमेंट जब भी कोई अपना मैगजीन वगैरह प्रिंट करती है उससे डाटा ले। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, ऐसी कई सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डाटा इकट्ठा करती हैं और अपने मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स निकालती हैं, वहाँ से डाटा ले सकते हो। रिपोर्ट्स ऑफ कमेटीज़ एंड कमीशंस, जो भी गवर्नमेंट कमेटीज़ ये बनाती हैं या कोई कमीशन बनाती है कोई इंक्वायरी करने के लिए वगैरह वगैरह, वहाँ से डाटा आ सकता है। एंड नंबर 4 इज पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस। हर एक कंट्री में ट्रेड एसोसिएशंस होती हैं, वो अपने मैगजीन्स छापती हैं वीकली, मंथली या ईयरली, कि हमने पिछले साल में क्या क्या वगैरह किया, तो उस मैगजीन से आप ले सकते हो डाटा।
एंड फिफ्थ आ जाता है जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, जर्नल्स वगैरह हैं, उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की होती है, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है अनपब्लिश सोर्स। अनपब्लिश सोर्स एक ऐसा सोर्स है जिसमें डाटा प्रिंट नहीं हुआ मगर डाटा कलेक्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल ऑफिस रिकॉर्ड्स, ठीक है ना, ऑफिस रिकॉर्ड हो गया या अटेंडेंस रिकॉर्ड हो गया। जैसे क्लास में आपकी टीचर अटेंडेंस लेती है मगर वो कहीं प्रिंट तो नहीं ना होता है, वो अपने ऑफिस रिकॉर्ड के लिए रखी होती है, मगर उसने डाटा तो कलेक्ट किया है ना टीचर ने आपके। तो हम क्या करेंगे, उस डाटा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए सेकेंडरी डाटा है। तो सेकेंडरी डाटा वो डाटा है जो पहले किसी ने अपने लिए इस्तेमाल इकट्ठा करके रखा हुआ है, हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके कि दो तरीके हैं, एक पब्लिश सोर्स से ले सकते हैं या अनपब्लिश सोर्स से ले सकते हैं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रिकॉशंस टू यूज सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है ये मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि वो डाटा जो किसी और ने इकट्ठा किया और हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे डाटा को इस्तेमाल करते हुए हमने कब कब क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो जो कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एबिलिटी क्या है? एबिलिटी का मतलब वो अच्छी है या बुरी है। अगर एबिलिटी अच्छी है, वो बहुत अच्छी कंपनी या बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डाटा इकट्ठा किया हुआ है, तो हम हमेशा उस डाटे को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हर एक कंट्री में कुछ अखबारें या कुछ चैनल्स या कुछ मैगजीन्स ऐसे होते हैं जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, तो उसमें से डाटा हम इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और कुछ मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा गप्पे मारते हैं या बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाते हैं, तो उसमें में से अगर आप इन्फॉर्मेशन लेंगे तो वो गलती होगी। तो सबसे पहले एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डाटा शुड बी यूज्ड ओनली इफ इट इज़ कलेक्टेड बाय एबल, एक्सपीरियंस्ड एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेटर्स। अगर उन्होंने डाटा इकट्ठा किया है और आपको पता है कि ये अच्छे हैं, तभी उसको इस्तेमाल करने, वरना उसको इस्तेमाल मत करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। अगर आपका स्टडी का मकसद, ऑब्जेक्टिव और स्कोप हूबहू सेम है, तभी उस डाटा को इस्तेमाल करें, वरना मत करें। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर ने कहा है कि पूरे कंट्री में हर साल इतने लोग एक्सीडेंट से मरते हैं, मगर आपकी इन्वेस्टिगेशन है कि आपने अपनी सिटी में देखना है कि कितने लोग मरते हैं, तो आप वही डाटा अपनी सिटी में कॉपी कर लेंगे तो वो तो खराब हो जाएगा ना। तो आपका ऑब्जेक्टिव और जो मतलब जिसने डाटा पहले इकट्ठा किया था उसका ऑब्जेक्टिव और स्कोप सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो फिर आप उसे इस्तेमाल मत करें। थर्ड इज मेथड ऑफ कलेक्शन। अगर उसने अच्छा मेथड इस्तेमाल किया है, जिसने पहली बार डाटा कलेक्ट किया है, अगर उसने अच्छा मेथड इस्तेमाल किया है तो ही इस्तेमाल करें उसका मेथड, वरना ना करें। क्या पता उसने भी किसी से कॉपी किया हो, तो थर्ड हैंड इन्फॉर्मेशन होगी। तो आपको पता है ना, एक बात से दूसरी बात, दूसरी बात से तीसरी बात ही चेंज हो जाएगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल मत करें। तो इसमें मैंने लिखा है मेथड मस्ट मैच द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो मेथड जो है उसका वो इन्वेस्टिगेशन का सही होना चाहिए, अप्रोप्रिएट मेथड जो है वो यूज़ किया होना चाहिए उन्होंने। नेक्स्ट इज टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन। टाइम एंड कंडीशंस ऑफ कलेक्शन का मतलब ये कि जब हमें डाटा चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें किसी फेस्टिवल सीजन का डाटा चाहिए, ठीक है, मगर किसी और अखबार ने फेस्टिवल सीजन के बजाय कोई ऐसे सीजन का डाटा इकट्ठा किया है जिस टाइम पे डिमांड नहीं होती, तो वो हम अपने में कॉपी थोड़ा ना करेंगे। तो जब भी हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं तो डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग अ वॉर टाइम इज नॉट सूटेबल फॉर द पीस टाइम। तो हम देखेंगे वो डाटा कब का है, जब उसने जिस टाइम एंड कंडीशन में इकट्ठा किया है वही टाइम एंड कंडीशन हमारे भी होने चाहिए। अगर टाइम एंड सिचुएशन अलग अलग हुई फिर तो समझ लो डाटा गलत ही हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ अ यूनिट, कि एक यूनिट की डेफिनेशन क्या है। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक यूनिट 1 लाख एम्प्लॉयज़ या 1 लाख बंदों के लिए और हम एक यूनिट को 10 बंदे ले रहे हैं, तो वो तो खराब हो गया ना। तो उसके यूनिट्स जैसे इन लैक्स हैं या इन लैक टन्स हैं या इन क्विंटल्स हैं, वो सारे हमारे भी वही सेम टू सेम यूनिट्स होने चाहिए, नहीं तो हमने जो भी डाटा किया है वो सब गलत हो जाएगा इकट्ठा। नेक्स्ट मतलब कॉपी किया है वो गलत हो जाएगा। एक्यूरेसी, लास्ट में हम देखेंगे कि भाई एक्यूरेट है कि नहीं। अगर एक्यूरेट है तो इस्तेमाल करो, अगर एक्यूरेट नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है इस्तेमाल करने की। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं,